हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसके लिए? टेट्राहाइड्रल के लिए। तो आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, हमेशा की तरह। और ये भी अपन बता दें कि हमने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कस किया था उस पे आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, इसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, इसके अलावा वर्नर थ्योरी अपन देखा था। तो उन सभी टॉपिक्स में ध्यान रखना। लगभग ही मान लो वर्नर थ्योरी में इस साल भी क्वेश्चन आ रखा है। इस साल कोऑर्डिनेशन के 3 क्वेश्चंस थे। तो आपको ध्यान रखना है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसीलिए ध्यान रखना। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि जो भी थ्योरी अपन पढ़ रहे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनमें डेली साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। तो ये पूरा चैप्टर ही प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में ही देखा था। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिमाग में ये भी पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है सर, वो वीबीटी से ज्यादा एडवांस क्यों है या वीबीटी से ज्यादा यूजफुल क्यों है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसमें से ये था कि जैसे ये बोला गया था कि ये जो लिगेंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शो करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला गया था। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयरिंग शो नहीं कर रहे हैं, मतलब अनपेड मिल रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मिल रहे हैं, तो उनको, उन लिगेंड्स को क्या बोला गया था? वीक लिगेंड्स बोला गया था। अब अगर हमें उन्हीं लिगेंड्स में ही देखना है कौन मोर स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे वीक है, मतलब एक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखना है, तो वो हमें बताया गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये बताया भी गया था कि ऐसा क्या होता होगा जिस कारण से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जब तक कोई भी मेटल अकेला है, आइसोलेटेड है, किसी से बॉन्डेड नहीं है, तब तक मेटल पे चार्ज क्या है? प्लस। तो प्लस से चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है। मतलब एक इसके चारों तरफ एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब जैसे ही इसकी तरफ कौन बढ़ता है, अप्रोच करता है, लिगेंड लिगेंड अप्रोच करता है। तो जब तक ये अकेला था, आइसोलेटेड था, इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल फील्ड था, तो मेटल के साथ डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट में ऑर्बिटल भी किसके होंगे? डी के। लेकिन वो ऑर्बिटल डिफरेंट एक्सिस में होता है। कोई एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई में, कोई वाई जेड में है, कोई जेड एक्स में है, कोई एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर है, और कोई जेड एक्सिस के ऊपर है। लेकिन उन सभी में एन की वैल्यू और एल की वैल्यू क्या होती है? सिमिलर होती है। तो अगर ये सारे ऑर्बिटल अगर 3D के हैं, तो इनका एनर्जी लेवल क्या होगा? इक्वल होगा। एनर्जी लेवल अगर इक्वल होता है तो ऐसे ऑर्बिटल को अपन बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। अब अगर लिगेंड इसकी तरफ बढ़ेगा, तो लिगेंड के पास में क्या है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेटल है, मेटल मेटल के डी ऑर्बिटल में भी क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे बात ये है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन में तो होता है रिपल्शन। और मेटल पे मेटल पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और लिगेंड पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। कई बार अगर लिगेंड क्या हो? न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल में भी ईएन के बेसिस पर एक होता है नेगेटिव पोल और एक होता है पॉजिटिव पोल। तो बात यह कि इनमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। अब बात है, जो रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, कहाँ पे हाई हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ये डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पे। जैसे अपन ने देखा था कि जब जब कोई भी जो कंपाउंड है वो अगर ऑक्टाहाइड्रल हो, तो ऑक्टाहाइड्रल में सारे जो लिगेंड्स होते हैं, सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? एक्सिस के ऊपर। ये अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्सिस के ऊपर लिगेंड है। डी के भी जो 5 ऑर्बिटल है उसमें से दो जो ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए देखा जाता है कि एक्सिस पर ही लिगेंड आ रहा है, एक्सिस पे ही इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वहां रिपल्शन हाई मिलता है।
और जिस वजह से मैंने बताया था कि ऑक्टाहाइड्रल में जो डी के 5 ऑर्बिटल है, इनमें हमेशा एनर्जी लेवल इक्वल नहीं रहता है। जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर है, वहां रिपल्सन हाई होने से उनकी एनर्जी हाई मिली थी, और जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक्सिस पर नहीं है, नॉन एक्सियल, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, तो उनमें एनर्जी कम मिली क्योंकि रिपल्सन कम मिला। तो ये इन तीनों को मिला के बोला गया था T2G, और इन दोनों को मिला गया था EG। ये जो गैप है, ये गैप एनर्जी के बेसिस पर है। कौन सी एनर्जी? स्प्लिट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी हाई होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो अगर ये गैप हाई है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाएगा, तो वो यहीं पे पेयरिंग कर लेगा। इसीलिए बोला जाता है अगर स्ट्रांग लिगेंड है, या स्ट्रांग लिगेंड उन्हीं को ही बोला गया था जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयरिंग। मतलब अगर मान लो जब जब लिगेंड ये देखे गए थे, अमोनिया देखा गया था, एथिलीन डाइमीन, EDTA, NO2, साइनाइड, CO, ये जब भी देखे गए थे तो इनमें ऐसा देखा गया था कि अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन मान लो D4 है, तो D4 में वो इलेक्ट्रॉन 1 2 3, वो 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर नहीं गया, वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयरिंग कर लेता है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया, वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयरिंग कर लेता है। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गया, वो यहीं पे पेयरिंग कर लेता है। लेकिन जैसे अगर वीक लिगेंड दिखाता है जैसे हेलोजेंस, तो वहां बेटा फिर 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिफ्थ भी ऊपर जाता है, सिक्स्थ फिर यहाँ आता है, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, फिर नाइन्थ वापस ऊपर आता है। तो ये जो स्प्लिटिंग थी, ये थी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, इसके बेसिस पर एक स्टेबिलिटी को बताने के लिए एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो वो भी मैंने आपको बताया था ऑक्टाहाइड्रल के लिए, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उसके बेसिस पर भी हम स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। कई बार आपको अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए ये बोला जाए कि कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, और हो सकता है इस बेसिस पर पूछा जाए, इसके बेसिस पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसका ऑक्टाहाइड्रल के लिए फॉर्मूला आपको तो डायग्राम याद होना चाहिए। ये 5 ऑर्बिटल ब्रेक हुए, T2G एंड EG, एक गैप होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके बीच में एक लाइन होती है बेरी सेंटर, एवरेज एनर्जी लेवल। एवरेज से इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज? 3/5 डेल्टा नॉट, जिसको आप ये भी बोल सकते हो क्या, 0.6 डेल्टा नॉट। और ये लो है एवरेज से, -2/5 डेल्टा नॉट, इसको -0.4 डेल्टा। और 2 पॉइंट याद रखना है, अगर आपको कई बार ये बोला जाए कि स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से अगर हाई है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग प्रेजेंट होगी। इनको ये भी बोला जाता है क्योंकि इनमें पेयरिंग होती है, तो इसमें हो सकता है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कम मिले, इनको ये भी बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कई बार आपको ध्यान आना है, एग्जाम में या तो डायरेक्ट आपको बोल देगा कि ये इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, या आपको बोल देगा डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी हायर देन पेयरिंग एनर्जी, या आपको थर्ड पॉइंट ये बोल देगा कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो तीनों का मतलब यही है कि आपको उसमें पेयरिंग करवानी, इलेक्ट्रॉन जो भरने हैं 1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं भेजना है, यहीं पे भेजना, इस अकॉर्डिंग पेयरिंग करनी। ओके, इसका फॉर्मूला जो होता है CFSE का, वो ये होता है, नीचे वाले की एनर्जी कितनी है, 2/5, -2/5 डेल्टा नॉट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं,
इनको तीनों को मिला T2Z, ऊपर वालों क्या होता है EZ। इनमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो इसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z प्लस ऊपर वाले की एनर्जी कितनी है 3/5 डेल्टा नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EZ। साथ में होता है जितने भी पेयर बने, जैसे यहाँ पे ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो नंबर ऑफ पेयर मल्टीप्लाई पेयरिंग एनर्जी। ये फॉर्मूला होता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाइड्रल, ऑक्टाइड्रल के लिए नोट कर सकते हो, जैसे पिछली क्लास में था ही। आज अपन देखेंगे CFSE टेट्राहाइड्रल में। ओके तो ये किसके लिए, ऑक्टाहाइड्रल के लिए। अब इसके अलावा अगर हमें बोला जाए कि CFSE जो है किन पर डिपेंड करता है, मतलब इसके फैक्टर्स, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, तो हम उसकी CFSE देख सकते हैं। और CFSE कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है वो अपन देखेंगे, लेकिन पहले उसके लिए अपन ये देखेंगे कि CFSE ये तो किसके लिए, ऑक्टाहाइड्रल के लिए। टेट्राहाइड्रल के लिए भी अपन देखेंगे, ठीक है। ये ऑक्टाहाइड्रल में अगर हमें एक कुछ पॉइंट ध्यान रखना, जैसे अगर कोबाल्ट+3 है, कोबाल्ट+3 के साथ अगर मैक्सिमम, वही बात है कि कोबाल्ट+3 के साथ अगर अमोनिया है, चाहे एथिलीन डाई एमीन है, चाहे NO2- है, चाहे वाटर है, चाहे ऑक्जिलेट है, ठीक है, चाहे OH- है, फॉस्फिन है, चाहे ट्राई फिनाइल फॉस्फिन है, सारे ही स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरह, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो हमें वैकेंट ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 6। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट+3, उसमें अंदर वाला ऑर्बिटल क्या होता है 3D, यहाँ क्या होता है 4s, और यहाँ क्या होता है 4p। तो हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए। कोबाल्ट+3 जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D6। तो इन सभी के साथ या कोबाल्ट+3 के साथ ये सारे लिगेंड बिहेव होते हैं स्ट्रॉन्ग की तरह। तो स्ट्रॉन्ग में क्या हो जाएगा, पेयरिंग। तो अगर पेयरिंग हो जाएगा तो 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर D6 का। तो हमें वैकेंट कितने चाहिए, 6। तो 2 D वाला हो गए, 1 S और 3 P, क्या हो जाएगा D2sp3। तो यही तो ये बोल रहा है कि कोबाल्ट+3 के साथ D2sp3 हाइब्रिडेशन शो करेगा। 2-3 को छोड़ दो बस, जैसे फ्लोरीन वाला हो गया, या वाटर के साथ में भी अगर मान लो साथ में फ्लोरीन आ गया, वाटर अगर ऐसे आए 6 के थे वाटर आ गए मान लो, तो फिर इसमें भी D2sp3 ही होगा, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। बट यहाँ पे फ्लोरीन आ गया तो ये थोड़ा वीक की तरह बिहेव करेगा, और वीक की तरह बिहेव करेगा तो फिर यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो कोई बात, पेयरिंग जब नहीं होगी तो अंदर वाला डी तो कोई वैकेंट नहीं मिलेगा, बाहर वाले डी मिल सकते हैं। बाहर वाले मिलेंगे तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा,
sp3d2 क्या बेटा, sp3d2। अगर आपको कोबाल्ट प्लस 3 के साथ में अमोनिया, इथाइलिनाइमीन, नाइट्राइट, वाटर, ऑक्सिलेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेन, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन या और भी कोई भी हो, तो सभी में आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी पेयरिंग। तो 2d अंदर मिलेंगे, एक s और 3p, मतलब क्या मिलेगा आपको, d2sp3। नोट कर लो ये बात। ठीक, नेक्स्ट, ये कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं जो अभी मैंने बोला। कोबाल्ट क्या है, +3 वाटर के साथ, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp3। आप इसमें एक बोल भी सकते हो, जिनमें d2sp3 होगा उनमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा पेयरिंग, जो d6 वाले, ये अभी जो बोला था, ये 3d, ये 4s और ये 4p। तो कोबाल्ट +3 जो होता है, कोबाल्ट +3 में क्या होता है 3d6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर पेयरिंग करेंगे, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, तो 2d वाले, एक s वाला और 3p वाले, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम क्या होगा, d2sp3। कितने बनेंगे, जितने मिक्स हो रहे हैं, मिक्स कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, बनेंगे भी कितने, 6। और 6 जब वो अरेंज होंगे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, ऑक्टाहाइड्रल, या उसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सारा का सारा कोबाल्ट +3 के साथ लगभग सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरफ बिहेव करते हैं। तो इन सभी में ऑक्सिलेट आ गई, ये भी d2sp3 होता है, ये भी d2sp3 होता है, ये भी d2sp3 होता है, यहाँ पे भी d2sp3 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको d2sp3 मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको d2sp3 मिलेगा। आप इन सभी में बोल सकते हो स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से हाई है, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से हाई है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। सभी में बोलता ऑल। बस कोबाल्ट प्लस के साथ में तो क्लोरीन नहीं आना चाहिए, क्लोरीन भी नहीं आना चाहिए, मतलब जो हेलोजन वाले हैं। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अगर आयोडीन आता है तो फिर वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी मतलब वहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, और स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, अगर कोऑर्डिनेशन में 6 है तो आपको फिर मिलेगा sp3d2 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अपन बात करें अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटल, तो अगर टेट्राहाइड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती होगी, तो टेट्राहाइड्रल में जो होता है वो इस तरह से होता है, देखो हमें बहुत नॉर्मल ध्यान रखना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए टेट्राहाइड्रल है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, मेटल और लिगेंड के नंबर कितने होते हैं, 4।
और जो अरेंजमेंट होता है, अगर आप अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे, अब बात ये है, जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट आप ये देख रहे हो कि अगर अगर मान लो मैं मानता हूं यहाँ वाले पॉइंट को मैं मानता हूं एक्स एक्सिस, और एक्स से 90 डिग्री पर क्या होगा, वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा, जेड एक्सिस। तो क्या आप ये देख रहे हो कि जो लिगेंड प्रेजेंट है इस बार, वो एक्सिस के बिटवीन है। ओके, तो इस बार थोड़ा रिवर्स होता है क्या, लिगेंड लिगेंड प्रेजेंट बिटवीन एक्सिस, दैट्स वाई। अब बिटवीन एक्सिस है तो आपको पता है, दैट्स वाई डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, having having more more energy as compared to dx square minus y square dz square, due to more repulsion, due to more repulsion। अब क्यों ऐसा, क्यों, तो आपको पता होना चाहिए, जो ये होते हैं अपने एक्स वाई, डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये डंबल और ये डंबल, एक्सिस के बिटवीन डी एक्स वाई, वाई जेड भी क्या होगा, एक्सिस के बिटवीन, एक्सिस के बिटवीन ही उनका ऑर्बिटल है, और एक्सिस के बिटवीन ही बेटा उनका क्या है, लिगेंड है। तो फिर लिगेंड रिपल्शन ज्यादा कहाँ करेगा, एक्सिस के बिटवीन। तो एक्सिस के बिटवीन रिपल्शन अगर हाई करेगा तो उनके लिए एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, और जो एक्सिस पर ऑर्बिटल है वहां एनर्जी कम होगी। तो इस बार जब स्प्लिटिंग होगी तो जो 5 ऑर्बिटल है, ये नोट कर सकते हो, टेट्राहाइड्रल में अगर हम एक्स वाई जेड तीनों अगर एक्सिस देखते हैं और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं एक्सिस के बिटवीन। ओके, पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेट्राहाइड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, और जनरली उसमें लिगेंड होते हैं वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड होते हैं तो वहां पे पेयरिंग नहीं होने की वजह से वहां पे हाइब्रिडाइजेशन जनरली मिलता है sp3। जैसे अपन ने कुछ एग्जांपल देखे भी थे, कौन से, NiCl4-2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और लिगेंड कौन है, क्लोरीन है, वीक लिगेंड। तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3। तो sp3 वाले चांस केस में मिलेगा आपको। तो sp3 वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्सिस के बिटवीन, और और डी के 5 ऑर्बिटल में से 3 जो ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, उनमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डंबल एक्सिस के बिटवीन मिलते हैं। इस कारण से वहां रिपल्शन हाई मिलेगा, और इस कारण से यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग जो होगी इस बार,
जो ऑर्बिटर एक्सिस पर है इनका एनर्जी कम मिलेगा, और जो ऑर्बिटर एक्सिस के बिटवीन है इनके बीच में, हालांकि ध्यान रखना, गैप को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। बार अपन क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल है, इसलिए हम बोलेंगे डेल्टा टी। ये वेरी लेस होता है, मतलब ये बहुत कम होता है। इसका आंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक में ज्यादा अपन डिफरेंस नहीं कर पाते, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये गैप बहुत कम होता है। डेल्टा नॉट, ये डेल्टा टी जो है वेरी लेस होता है, तो डेल्टा टी है ये। अगर इसको मैं बोलता हूँ बैरी सेंटर, तो ये जो नीचे वाला है होगा -2/5 डेल्टा टी, और ऊपर वाला क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, इस बार जो नीचे है ये नीचे ऑर्बिट हो जाएंगे दोनों, और वो ऊपर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि बैरी सेंटर -3/5 डेल्टा टी, और जो इंक्रीज होता है वो होता है +2/5 डेल्टा टी। देखो वही बात है कि जहां पे लिगेंड 4 होंगे, तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल के डी ऑर्बिटर के इलेक्ट्रॉन्स, उनमें तो रिपल्शन हो रहा है। तो जहाँ लिगेंड कम होंगे वहां पे रिपल्सन अट्रैक्शन भी कम होगा, तो उनकी स्ट्रेंथ भी कम आएगी, तो उनका जो गैप है वो भी कम आएगा। इसका आंसर टेट्राहेड्रल में लिगेंड कम होने से जो लगभग जो रेशियो रहता है, लगभग रेशियो जो रहता है वो रहता है 2/3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल, और कोऑर्डिनेशन अगर 4 हो रहा है तो क्या है, टेट्राहाइड्रल। तो इनमें जो रेशियो रहता है, रेशियो जो एनर्जी का, स्प्लिटिंग एनर्जी का, वो लगभग 2/3 टाइप आता है, 2/3 टाइप। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आप याद रखते हो कि टेट्राहाइड्रल में लिगेंड के नंबर कितने हैं, टेट्राहाइड्रल में लिगेंड के नंबर 4 है, इसलिए लिगेंड कम है तो रिपल्शन भी कम होगा, इसलिए जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, चेंज इन एनर्जी फॉर डी ऑर्बिटल, वो कम आता है, इसलिए स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम मिलती है। इसलिए अगर दोनों में से पूछा जाए ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ऑक्टाहाइड्रल होता है। ठीक है, और इस स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसकी जो सी एफ एस की है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसकी नीचे वालों को अपन बोलते हैं एक्सियल, क्या एक्सियल, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इजी बोल दो, और इनको अपन पीछे क्या T2G बोला था, तो इस अकॉर्डिंग बोल दो इनकी एनर्जी कितनी, -3/5, -3/5 डेल्टा टी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजी, ऊपर वालों की एनर्जी 2/5 डेल्टा टी, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहाइड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहाइड्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G। हालांकि एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है कि इनके लिए जी वर्ड जो है उनका यूज टेट्राहाइड्रल के लिए, इनके लिए जी वर्ड का यूज नहीं किया जा सकता, जो थोड़ा एनर्जी जो है वो जी रेड मतलब इक्वल नहीं रह पाती, इसलिए थोड़ा ये भी पॉइंट ध्यान रखना। टेट्राहाइड्रल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो वो गौर करना उस पर, बट अगर हमें दोनों में कंपेरिजन करना है तो इसलिए हमें ये लिखना पड़ता है कि यहाँ पे जो नीचे वाले जो कौन से एक्सियल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी मिलती है -3/5 डेल्टा टी टोटल में से, अगर ये टोटल कितना है डेल्टा टी है, और जो ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, उनकी +2/5 डेल्टा टी क्या होता है, इंक्रीज, साथ में नंबर ऑफ पेयर मल्टीप्लाई पेयरिंग, ये नोट कर सकते हो आप टेट्राहाइड्रल के लिए।
ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे सर टेट्राहाइड्रल में जो लिगेंड थे एक्सिस के बिटवीन थे, एक्सिस के बिटवीन होंगे तो रिपल्शन भी ज्यादा जो होगा वो उन्हीं ऑर्बिटल में होगा जो एक्सिस के बिटवीन मिलते हैं। तो एक्सिस के बिटवीन कौन से मिलते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। किससे ज्यादा मिलेगा? जो एक्सिस पर मिलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इस कारण से यहाँ पे जब स्प्लिटिंग होती है तो डी के 5 ऑर्बिटल जब स्प्लिट होंगे तो जो ऊपर मिलेगा हाई एनर्जी वो मिलेगा बिटवीन एक्सिस वाले ऑर्बिटल, और जो नीचे मिलेगा वो मिलेंगे एक्सियल ऑर्बिटल। ऐसे ही तो ये इनकी सी एफ एस ई मिलता है। और इनकी सी एफ एस ई का जो रेशियो होता है अगर ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल अपन देखेंगे तो वो एक रिलेशन कई बार नीट के बेसिस पर तो उस पर ही क्वेश्चन आता है, इस पर तो कम ही पूछा था, लेकिन फिर भी ध्यान हमें दोनों ही रखने हैं। मैक्सिमम चांस है कि हमें जो सी एफ एस ई का जो फॉर्मूला है वो ऑक्टाहाइड्रल वाला ज्यादा ध्यान रखना है कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो टेट्राहाइड्रल में क्या याद रख सकते हो? इन टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग है इन इनवर्टेड जस्ट रिवर्स होता है। डी के 5 ऑर्बिटल ऊपर आपको मिले थे बिटवीन एक्सिस वाले और नीचे कौन से मिले थे? एक्सिस वाले। एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग। ये जो गैप है, ये गैप जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा टी, ये गैप कम मिला था। और ये गैप का जो रेशियो बताते हैं, मतलब जो टेट्राहाइड्रल जो है वो ऑक्टाहाइड्रल के कंपेयर में, ऑक्टाहाइड्रल के कंपेयर में ये गैप ये मिला था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हम ये एनर्जी देखते हैं टेट्राहाइड्रल में और ये एनर्जी हम देते हैं ऑक्टाहाइड्रल में, तो दोनों का जो रेशियो मिला था मतलब 4/9। और द सेम मेटल, मेटल अगर आप भले सिमिलर रख दो, लिगेंड भी सिमिलर रख दो, लेकिन बात ये है ना लिगेंड के जो नंबर होंगे ऑक्टाहाइड्रल में 6 होंगे, टेट्राहाइड्रल में 4 होंगे, तो नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर बढ़ेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो फिर एनर्जी चेंज होगा। एंड मेटल लिगेंड डिस्टेंस, अगर आप मेटल भी सिमिलर कर दो, लिगेंड भी सिमिलर कर दो और उनके बीच में डिस्टेंस भी सिमिलर कर दो, तो जो है वो रेशियो क्या मिलता है? इट कैन बी शोन दैट splitting energy for tetrahedral equal to 4/9 octahedral। ओके, इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो क्या होता है? देर आर ओनली 4 लिगेंड्स, यहाँ पे 4 लिगेंड्स मिलते हैं, क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल के अंदर 6 मिलते हैं। सो द लिगेंड फील्ड इज ओनली 2/3 द साइज। एक में 4 मिल रहे हैं, एक में 6 मिल रहे हैं, जो रेशियो मिलेगा वो कितना? 2/3। ligand field splitting also the 2/3 the size। ligand field splitting भी क्या होगी? फिर 2/3 पार्ट होगा। डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल डज नॉट कंसिडर विद द डायरेक्शन ऑफ द ligand। तो सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल जो है, यहाँ पे ऑर्बिटल की डायरेक्शन जो है, जैसा बोलते हो कि जो एक्स और वाई डायरेक्शन है इनके बीच में आपको ऑर्बिटल मिल रहा है, और वहीं पे ही आपको क्या मिल ligand मिल रहा है। तो बात ये है कि अगर बिटवीन एक्सिस पर जो होता है तो थोड़ा रिपल्शन कम होता है बिटवीन एक्सिस पे, जबकि ऑन द एक्सिस, अगर एक्सिस के ऊपर ही अगर ऑर्बिटल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाई मिलती है और रिपल्शन भी हाई मिलता है। डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल डज नॉट coincide with the direction of the ligands। These this reduce the crystal field splitting by roughly further 2/3। मतलब ये भी जो डायरेक्शन है वो भी जो है स्प्लिटिंग को 2/3 और कम कर देती है। इस कारण से जो रेशियो आता है वो डेल्टा टी का क्या आता है? 2/3, 2/3 क्या आता है? 4/9 एज कम्पेयर टू ऑक्टाइड। ओके, तो अपने को ये याद रखना है, इतना पॉइंट अगर याद रहे ना रहे कि लिगेंड्स कम होते हैं, लिगेंड्स कम होने से रिपल्शन कम होता है, रिपल्शन कम होने से एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होती है तो जो रेशियो मिलता है ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में, ऑक्टाहाइड्रल की टेट्राहाइड्रल से 9/4 हाई रहता है। चाहे इसको ऐसे याद रख लो और चाहे इसको ऐसे याद रख लो, जैसा आपको सही लगे।
तो मेन बात पॉइंट ये दोस्तों, लिगेंड के नंबर कम होना और जो डायरेक्शन ऑर्बिटल की, वो लिगेंड की डायरेक्शन से, डायरेक्शन जो है उसमें तो क्या था ऑक्टाइडल में कि लिगेंड भी आपको एक्सिस पे मिल रहे थे और उसके ऑर्बिटल भी एक्सिस पे थे, तो उनमें रिपल्शन हाई मिला था। यहाँ पे थोड़ा क्या है, वो एक्सिस के बिटवीन मिलते हैं, वहां थोड़ा सा रिपल्शन कम मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है टेट्राहाइड्रल के लिए T2 और T2 थी। वही बात, आप तो ये डायग्राम याद रखो, नीचे आएंगे 2, ऊपर आएंगे 3, टोटल गैप कितना हो गया डेल्टा टी, ये हो गया बेरी सेंटर, नीचे वाला कम होता है -3/5 डेल्टा, ऊपर वाला हाई होता है, 3/5 को अपन क्या बोलते हैं 0.6, इनको अपन क्या बोलते हैं T2G बोल दो, इनको क्या बोलते हैं इजी बोल, ये बात करते हैं, क्या बोलेंगे इनको इजी सिंपल T2। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी इनमें, और ये जो ट्रिपल वाले हैं उनके लिए कितना होता है 0.4। ओके, थोड़ा सा ये करेक्शन कर देना, इससे जैसे ये है कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला नीचे इजी ऊपर और T2G, रिवर्स होता है उसका जस्ट, ऑक्टाइड में T2G नीचे होता है, इसमें T2G ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, वो थोड़ा आपके काम भी आएगा कुछ कंपाउंड में, कुछ कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए बताना ज्यादा जरूरी है। और इसमें देखो क्या रहता है, वही बात आपको कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर जो है, स्क्वायर प्लेनर तब मिलता है जब मेटल के साथ लिगेंड कितने हो 4, या तो इफ इफ मेटल रिलेटेड टू 4D एंड 5D सीरीज, अगर 4D और 5D सीरीज का मेटल हो तो आप लिगेंड कोई भी रख दो, लिगेंड, क्योंकि वो हमेशा ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, और कोऑर्डिनेशन अगर 4 है तो हो सकता है वहां पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिले, तो DsP2 मिलेगा तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। बट अगर मान लो 3D का हो, इफ मेटल आयन रिलेटेड टू 3D सीरीज, देन विथ साइनाइड, साइनाइड हो गया, CO हो गया, एथिलीन डाई एमिन हो गया, अमोनिया हो गया, इनके साथ में हो सकता है कि आपको क्या मिले DsP2, और DsP2 होगा तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है। और इनमें ठीक है, तो कब आपको कब मिलेगा स्क्वायर प्लेनर, जब आपको मेटल तो मिले 4D या 5D सीरीज से। 4D सीरीज कौन सी होती है, इट्रियम से स्टार्ट होती है कैडमियम तक 39 से 48, और 4D सीरीज 5D सीरीज होती है लैंथेनम से लास्ट होता है मर्क्यूरी तक। अगर वो मेटल मिले तो उनके साथ कोई भी लिगेंड अटैच हो, वो स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव करेगा, और हो सकता है उसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलो DsP2, और DsP2 मिलेगा तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में देखो क्या होता है, स्प्लिटिंग कैसे क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर है, मान लो मेटल
शुरुआत में वही बात, मेटल पे चार्ज गया पॉजिटिव, मेटल था आइसोलेटेड, तो इसके अराउंड जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड था, कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं था। डी के जो 5 ऑर्बिटल है, डी के 5 ऑर्बिटल, इन 5 ऑर्बिटल एनर्जी कहते इक्वल थी। अब जैसे ही ये हुआ, मेटल का मेटल जो है स्क्वायर प्लेनर में लिगेंड 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 और लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर में वही बात, जो लिगेंड होंगे मेटल के कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पे अटैक करेंगे, या मतलब इस एक्सिस पर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो एक्स और वाई एक्सिस पे। और आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो अगर एक्स और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे एक्सिस के ऊपर, डी के 5 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, जो लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो जिस एक्सिस पर लिगेंड होंगे उस एक्सिस पर इनके कुछ ऑर्बिटल भी हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई उसके आसपास, तो वहां इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, तो एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये स्क्वायर प्लेनर वाली कंडीशन में ये देखा गया था कि जो डी ऑर्बिटल है, डी के 5 ऑर्बिटल कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब तक मेटल अकेला था, आइसोलेटेड था, तब तक इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल थी, और ये साथ में डी जनरेटेड ऑर्बिटल। जैसे ये लिगेंड आए एक्सिस पर, कौन से एक्सिस पर, एक्स और वाई पे, एक्स और वाई पे अटैक ज्यादा होगा, डोनेट ज्यादा होंगे, रिपल्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा। तो जो भी एक्स वाई एक्सिस के लिए है, अगर कोई एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ही है, आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल ऐसा भी होता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है, उसको बोलते हैं डी एक्स वाई। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पास में होगा उसमें रिपल्शन हाई होगा, तो उसकी एनर्जी हाई बढ़ जाएगी। तो ये 5 ऑर्बिटल जब स्प्लिट हुए थे, तो इनमें सबसे हाई एनर्जी मिली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। फिर जो एनर्जी मिली डी एक्स वाई, फिर मिला था जो एक्सिस पे ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, और सबसे कम उनकी मिली जो जेड एक्सिस से रिलेटेड है, मतलब जो थोड़ा दूर है और एक्सिस पे नहीं है, प्लेनर ऑर्बिटल है, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ये इस तरह से स्प्लिटिंग मिला था। और इस तरह से स्प्लिटिंग किसमें मिला, स्क्वायर प्लेनर में। स्क्वायर प्लेनर में भी ऐसे देखा गया था कि जो लिगेंड है वो एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे रिपल्शन बोल दो या इंट्रैक्शन बोल दो बहुत ज्यादा मिला, तो यहाँ पे भी एनर्जी में चेंज बहुत हाई मिला। तो ये जो गैप मिलता है यहाँ पे, गैप बहुत हाई होता है। ये जो गैप है इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग एनर्जी, ये सबसे हाई मिलता है, ऑक्टाहेड्रल से भी हाई मिलता है। नोट कर सकते हो आप आराम से। तो ऊपर जो है वो मैंने बताया, जब तक ये अकेला था, आइसोलेटेड था,
5 ऑर्बिटल साथ में, एनर्जी इक्वल है। जैसे लिगेंड आए, लिगेंड का आए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो एक्स और वाई एक्सिस के आसपास जो है वहां रिपल्शन ज्यादा बढ़ेगा, तो एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा, चेंज होगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे ऊपर जो एक्सिस के ऊपर ही है, और सेकेंड नंबर बात है जो एक्स और वाई एक्सिस के पास में कौन होता है, डी एक्स वाई। ये स्प्लिटिंग का फायदा अभी बताऊंगा आपको कि अगर ये स्प्लिटिंग आप नहीं बता पाते हो तो आपको कई क्वेश्चन बताने में काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये आपको स्प्लिटिंग पता होना चाहिए। ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये आप याद रख सकते हो, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग एनर्जी का जो रेशियो मिला था ऑक्टाहाइड्रल से, मतलब अगर स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी का अगर रेशियो देखा जाए तो वो मिला था 4/3। 4/3 स्क्वायर प्लेनर का टेट्राहाइड्रल से जब रेशियो देखा गया था तो वो ऑलमोस्ट जो था वो था 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ही हाई था। ओके, और आपको ये तो पता ही है ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल का रेशियो क्या होता है, 9 9/। तो ये तीनों रेशियो आपको ध्यान रखने हैं। इन तीनों रेशियो से ये पता चलता है कि सबसे हाई होती है स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग एनर्जी, फिर होती है ऑक्टाहाइड्रल में, और फिर होता है टेट्राहाइड्रल में। ये आप नोट कर सकते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी हाई होगी उतना उतना वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। अगर उसमें लिगेंड सारे जो हैं वो सिमिलर है और नंबर भी सिमिलर है, और अगर मान लो कि उसमें अपन ये भी देखते हैं कि सेंट्रल मेटल भी सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस जो है इसी में, इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी पे, तो स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कौन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो कौन लेस स्टेबल है। ओके, तो स्क्वायर प्लेनर सबसे हाई, उसके बाद में ऑक्टाहाइड्रल, उसके बाद में टेट्राहाइड्रल। अब अगर हमें ये बात करें जो मैंने अभी बात बोला कि हमें ये एप्लीकेशन का क्या होता है, तो एक एप्लीकेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अगर हम ये हमें स्प्लिटिंग नहीं पता होती तो कुछ जगह हमारे गलती हो जाती, कैसे, जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक कंपाउंड आपके पास है NiCl4-2, और एक कंपाउंड आपके पास है NiCN4-2। आपको इन दोनों में अगर बोला जाए विच वन इज डायामैग्नेटिक विच वन इज पैरामैग्नेटिक, तो आप, अगर आपको स्प्लिटिंग पता है तो पहले तो ये बोल दिया गया था पीपीटी में इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, बट स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो अपन को ज्यादा सही समझ में आता है कि ये क्यों पैरामैग्नेटिक हुआ और ये क्यों डायामैग्नेटिक हुआ। कैसे, आप दोनों में अगर देखोगे, आप इसको अगर आप एक्स मानोगे, क्लोरीन कितने हैं 4, -4 इक्वल टू क्या आ गया -2, तो यहाँ पे एक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया +2, है ना। निकल यहाँ पे किसमें +2, ये वीक लिगेंड है, यहाँ पे जो अपना हाइब्रिडाइजेशन आएगा
वो हाइब्रिडेशन क्या गया sp3, और sp3 वाले क्या होते हैं टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल वालों में आपने अभी देखा था तो स्प्लिटिंग थी, डी के 5 ऑर्बिटल, नीचे कौन था इजी, ऊपर कौन था कीटो। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ ये गैप बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही जाएगा। और वैसे भी निकल प्लस टू जो है, निकल प्लस टू तो होता भी क्या है 3d8। तो एक ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन दो ही आ सकते हैं, तो 1 2 3 4, अब तो ऊपर जाएंगे 5 6 7 और 8। तो अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स का जो स्प्लिटिंग किया वो किसके अकॉर्डिंग किया टेट्राहाइड्रल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग टेट्राहाइड्रल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कितने अनपेड मिले 2, और अनपेड अगर 2 मिले हैं, अनपेड 2 मिले हैं तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या है 0। जब म्यू 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। यही बात अगर आप इसमें अगर कर देते हो तो इसको भी फिर आप क्या कर दोगे पैरामैग्नेटिक। बट यहाँ वही बात है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन मिलता है आपको DsP2, DsP2 में स्क्वायर प्लेनर। तो अगर आप स्क्वायर प्लेनर के अकॉर्डिंग अगर आप करते हो स्प्लिटिंग तब आप ये बात समझा सकते हो। डी के कितने ऑर्बिटल थे 5, स्प्लिट हुए, सबसे ऊपर कौन सा था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके नीचे कौन था डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर, और सबसे नीचे दो ऑर्बिटल थे, एक तो था जेड एक्स और एक क्या था डी वाई जेड एंड डी जेड। अब यहां पे भी आप देखो निकल का चार्ज क्या आ रहा है +2। अगर यहाँ पे भी आप अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो 1 2, हमेशा इलेक्ट्रॉन फिल करने एनर्जी के अकॉर्डिंग, जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम है उसमें सबसे पहले। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। दैट्स वाई टेट्रासाइनाइडोनिक्लेट, टेट्रासाइनाइडोनिक्लेट सेकेंड डायामैग्नेटिक, म्यू यहाँ पे क्या है 0, एंड टेट्राक्लोरिडोनिक्लेट सेकेंड पैरामैग्नेटिक। नोट कर लो ये बात। ओके, तो ये स्प्लिटिंग इसलिए बताई जाती है स्क्वायर प्लेन में इस तरह से करना है आपको। सबसे ऊपर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर और डी वाई जेड एंड जेड एक्स। और टेट्राहाइड्रल में आपको इस तरह से सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होती है स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर फिर ऑक्टाहाइड्रल फिर टेट्राहाइड्रल। तीनों में रिलेशन भी पता होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर प्लेनर का ऑक्टाहाइड्रल के साथ जो रेशियो है एनर्जी का 4/3 मिलता है स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल में, और यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल में आपको पता है 9/4। ओके, नेक्स्ट ये जो है ये बताया स्क्वायर प्लेनर जो है द वैल्यू ऑफ डेल्टा मींस splitting energy in square planar found larger than octahedral because of the reason
DXZ and YZ orbitals interact with only two ligands. जो टू लिगेंड जो है वो DXZ और YZ पे, बाकी सारे कहाँ पे, एक्सियल पे. While in octahedral complex, interaction take place only with फोर लिगेंड. जो ऑक्टाइडल है उसमें ये जो ऑर्बिटल है वो फोर लिगेंड से इंटरेक्ट करते हैं. बस वही बात है, जहां पे इंटरेक्शन प्लेनर वालों पे ज्यादा, प्लेनर वालों पे क्या है, कम है, मतलब वहां पे एक्सियल वालों पे क्या है, ज्यादा है. तो एक्सियल वालों पे एनर्जी जो है वो हाई बढ़ जाएगी, किसमें, स्क्वायर प्लेनर में. बट ऑक्टाइडल में जो है प्लेनर वालों में इंटरेक्शन हाई रहता है, कितने लिगेंड से, फोर लिगेंड से. तो फिर वही बात है, फिर यहाँ पे इसीलिए एनर्जी गैप कम मिलता है. तो अपने को मेनली ये याद रखना है कि स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर की सबसे हाई, फिर ऑक्टाइडल, फिर टेट्राइडल. रिलेशन पूछा जाए तो स्क्वायर प्लेनर जो है 4/3 ऑक्टाइडल, और ऑक्टाइडल जो है ऑक्टाइडल 9/4 टेट्राइडल. टेट्राइडल का स्क्वायर प्लेनर से पूछा जाए तो स्क्वायर प्लेनर जो है लगभग 3 टाइम्स होता है ऑलमोस्ट टेट्राइडल्स. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा. अब वही बात कि कई बार हमें एग्जाम में CFSE का अगर क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे हो सकता है हमें CFSE की वैल्यू ना पूछे, ऑर्डर पूछा जाए. विच वन इज क्या होता है, हाईएस्ट, विच वन इज हाईएस्ट रिप्रेजेंट CFSE वैल्यू. तो हाईएस्ट में बेटा वो वहां पे तुम्हें आपको वैल्यू नहीं निकालनी होगी, वहां आपको वो पूछा जाएगा कि उनमें कोई ना कोई, देखो, चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्या, या मेटल का साइज इंक्रीज हो रहा है क्या, या कोई चिलेट बना रहा है, कोई चिलेट नहीं बना रहा है. तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसमें. जैसे अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आपको बोला जाए चार्ज के अकॉर्डिंग, मेटल का चार्ज अगर चेंज हो, जैसे मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड, और एक है हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड. यहाँ पे भी लिगेंड वाटर है, मेटल है, मेटल है, आयरन ही है, चार्ज +2 है, अनचार्ज +3 है. तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बात अगर पीछे जाए अपन, तो केमिकल बॉन्डिंग में अपन ये पढ़ते हैं, चार्ज चार्ज इंक्रीज होने के साथ में क्या इंक्रीज होता है, 5 पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इंक्रीज होने के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी. या ऐसा बोलते हैं, चार्ज इंक्रीज होने के साथ जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव वो इंक्रीज होता है किसका, सेंट्रल मेटल का. और सेंट्रल मेटल का जब सेंट्रल मेटल पॉजिटिव और पास में पड़ा हो नेगेटिव, ये जो है वाटर भी बिहेव करेगा, लिगेंड है तो नेगेटिव इधर बिहेव करेगा. तो अगर इसका प्लस वाले का, कैटायन का प्लस बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो इस पॉजिटिव का एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने का पावर बढ़ेगा. इसको अपन बोलते हैं पोलराइज करने की पावर, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, वो इंक्रीज होगा, जिससे ये लिगेंड ज्यादा से ज्यादा इंट्रैक्शन करेगा किससे, सेंट्रल मेटल से. और इंट्रैक्शन जितना ज्यादा आएगा उतना एनर्जी में चेंज हाई आएगा, और वो एनर्जी में चेंज हाई मतलब क्या, स्प्लिटिंग एनर्जी, मतलब किस पे, CFS. तो चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ा किसका, कैटायन का, जिससे कैटायन एनायन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और कैटायन एनायन की शेप में ज्यादा डिस्टॉर्शन करेगा, तो उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन. उससे इसका डोनेशन मोर होगा, जैसे कोवैलेंट कैरेक्टर हाई आएंगे, और कोवैलेंट बोल दो या कोऑर्डिनेट बोल दो, वो कैरेक्टर इंक्रीज होंगे. तो डोनेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा, एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा तो एनर्जी कौन सी, स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके, तो जहां चार्ज इंक्रीज होगा, आप ये बोल सकते चार्ज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हो, CFSE। तो आंसर क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा CFSE के लिए, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा हो। एकदम नॉर्मल ध्यान रखना है कि चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ने से जो कैटायन है उसका जेड इफेक्टिव बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो उसका अट्रैक्शन बढ़ा फॉर एनायन के लिए, एनायन कैटायन की तरफ ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाने से वो उसको अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उससे डोनेशन ज्यादा होगा, डोनेशन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा वो दे रहा है कैटायन को तो उससे उससे उनके बीच में इंट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो वो हाई होगा, तो एनर्जी में चेंज हाई आएगा। एनर्जी में जो चेंज होता है डी ऑर्बिटल की, तभी वो स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप हाई आएगा, तभी CFS की ज्यादा है। ओके, तो ये फैक्टर्स में सबसे पहले डिफरेंट चार्ज ऑन द कैटन ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल लिख लो, मेटल सेम था, मेटल सेम था, नंबर भी सेम था, बस क्या था, चार्ज चेंज। तो आप बोल सकते हो कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हो, CFSE। कई बार चार्ज सेम होता है बट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे मान लो कि अगर ऐसा भी हो, एक बोल दे आपको कोबाल्ट NH3+2 मान लो बोल दे रहे, और एक बोल दे निकल NH3 6+2 बोल दे जाए। यहाँ पे भी लिगेंड के नंबर कितने हैं, 6 and 6, चार्ज +2 है, बट कोबाल्ट है, यहाँ पे निकल है, तो कोबाल्ट में लास्ट में क्या होता है 3D7, यहाँ क्या होता है 3D8। डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कम, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा फिर से बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो अभी मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, डोनेशन ज्यादा होगा, डोनेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी में चेंज भी ज्यादा आएगा, तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि अगर हमें चार सिमिलर मिले लेकिन डी के इलेक्ट्रॉन अगर चेंज हो रहे हो तो डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ भी शील्डिंग फट कम होगा, शील्डिंग फट कम होने से जेफ बढ़ेगा, और जेफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है CFS, ऐसा हम बोल सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर था चार्ज पे, सेकंड फैक्टर था इस पे डी इलेक्ट्रॉन्स पे, अगर मान लो अपन एक ही पीरियड में चल रहे हैं, स्कैंडियम में 3D1 है, टाइटेनियम 3D2 है, वेनेडियम में 3D3 है, तो अगर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ भी जेफ बढ़ रहा है, और जेफ बढ़ने के साथ साथ भी क्या बढ़ेगा हमारे, क्या बढ़ेगा, CFS। एक जो ये फैक्टर है क्वांटम नंबर वाला, ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है कि अगर मान लो आपको एक एग्जांपल दिया जाए, क्या NiCl4-2, पैलेडियम Cl4-2 एंड प्लेटिनम Cl4-2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में भी लिगेंड कौन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, नंबर 444, चार्ज यहाँ पे भी निकल +2 है, पैलेडियम +2 है, और प्लेटिनम +2 है, सब में चार्ज कितना है, +2 है, बट ये कौन सी सीरीज का है, ये आता है 3D सीरीज का, ये आता है 4D सीरीज का, और ये आता है 5D सीरीज का। तो ग्रुप में जाने तो ग्रुप में जाने पर डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, CFSE। तो यहां पर भी
अगर आपको कई बार बोल देता है 3D 4D या 5D में, तो यहाँ पे भी याद रखना 5D का तो और भी ज़्यादा होता है, 3D से 4D इंक्रीज होगा, 4D से 5D और ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे 5D सीरीज में तो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एफ में भी आ जाता है लेंथ नोड कॉन्ट्रेक्शन के बाद में, लेंथ नोड्स के बाद में। तो एफ में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एफ के इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, दूर होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम। क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कैटाइन कैटाइन एनायन को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अगर अट्रैक्ट करेगा, अगर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो लिगेंड मेटल को ज्यादा डोनेशन करेगा, डोनेशन करेगा तो वो मेटल के डी और बाइटल की एनर्जी में ज्यादा चेंज करेगा, एनर्जी में अगर ज्यादा चेंज होगा, डी और बाइटल जब स्प्लिट होंगे तो गैप हाई आएगा, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप अगर हाई आता है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या स्टेबल होता है। तो मेन पॉइंट आप ये याद रखते हो, चार्ज बढ़ने के साथ भी इंक्रीज होता है, डी इलेक्ट्रॉन के साथ भी। और अगर कई बार ऐसा हो कि अगर एक एलिमेंट 3D का है, एक 4D का है, एक 5D का है, तो आप फिर वहां पे देख सकते हो कि ग्रुप में आने पर ये इंक्रीज होगा CFS। ओके, इसके बाद में एक फैक्टर और आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आता है फोर्थ फैक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड यही होती है स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसका ऑर्डर मैंने पीछे भी बोला था, अच्छे से याद रखना उसको। अकॉर्डिंग क्या, एक बार, एक बार सचिन, सचिन बोल दो, संजना बोल दो, जो भी आपको सही लगे वो बोलना। सचिन क्लास से फरार, क्लास से फरार, और ऑक्जेलेट को, ऑक्जेलेट बोल दो, ओम बोल दो, जो भी नाम बोलो, C2O4 - 2 तो ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट को पानी से प्यार, नाचता उड़ता, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा कोलंबिया। तो ये आपको तब लगाना है व्हेन सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल चार्ज, number of ligands are similar, but ligands are different. Ligands are different. ये जो ऑर्डर होता है ये होता है डेल्टा नॉट का, डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है CFSE। तो ये ऑर्डर आप लिखते हो, मैं वापस ट्रिक बोल देता हूं। एक बार सचिन क्लास से फरार, और ऑक्जिलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मीन्स आयोडीन ब्रोमीन, सचिन थायोसाइनेट, क्लास से फरार Cl-S-2 फरार F-, और OH-, ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। क्लियर, तो ये नोट कर।
ये जो नीचे वाली लाइन है ये थोड़ी जनरल लाइन है, कई बार अगर मिक्स भी कर दें तो भी थोड़ा ध्यान रखना है। बट जनरल अगर नीट के लेवल पर देखा जाए तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो सेंट्रल मेटल अगर सिमिलर हो, चार्ज भी सिमिलर हो, नंबर ऑफ लिगेंड भी सिमिलर हो, सिर्फ उसने टाइप ऑफ लिगेंड चेंज किया है तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। देख लो बोले सबसे अच्छा डोनर कौन थे, कार्बन वाले, फिर देखो नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले, और सबसे वीकेस्ट कौन सा होते हैं, हेलोजन वाले। फर्स्ट फैक्टर क्या था, चार्ज, चार्ज बढ़ने के साथ भी बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर क्या था, डी इलेक्ट्रॉन्स, अगर चार्ज सेम हो, लिगेंड के नंबर भी सेम हो, लिगेंड भी सेम हो, मेटल के डी के इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, फिर अगर क्या हो, एक ही ग्रुप क्यों, लेकिन एक ही ग्रुप का, एक 3D का, एक 4D का, एक 5D का, तो ग्रुप में जाने पर 3D से 4D और 4D से 5D जाने पर भी CFSE बढ़ेगा, जो मैंने आपको रीजन बता दिया। फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जो ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सीलेटो को पानी से प्यार, नाश्ता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। ओके, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उस अकॉर्डिंग ऑक्टाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब DsP2 का सबसे हाई, फिर D2sp3, और फिर टेट्राहाइड्रल sp3, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये थोड़ा सा उस अकॉर्डिंग जाना। और प्रेजेंस ऑफ चिलेट लिगेंड, चिलेट पता ना, रिंग, जिसमें भी डोनर के नंबर एक से ज्यादा हो, जैसे आपको एक ऐसा दिया, मान लो कॉपर का कॉम्प्लेक्स एक ये दे दिया, तो कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स ये दे दिया, कॉपर है, डोनर 4 है, डोनर 4 है, लेकिन अमोनिया है, यहाँ पे एथिलीन डाइमीन है, +2 है, +2 है। तो ये जो एथिलीन डाइमीन है, इसमें यहाँ पे ये मेटल को लोन पर देके क्या मतलब चिलेट फॉर्मेशन करता है, रिंग फॉर्मेशन करता है। जो रिंग फॉर्मेशन करेगा वो मोर स्टेबल होगा, जबकि ये तो मोनोडेंटेड होता है, ये तो फॉर्मेशन नहीं करता है। तो बस कोई बात है, जहाँ चिलेट का फॉर्मेशन होता है या चिलेट के नंबर बढ़ते हैं, जहाँ पे मान लो 5 चिलेट है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, मोर चिलेट मोर स्टेबल। अब ये है कि सर कितनी चिलेट बनेगी, तो आप ये भी ध्यान लो, नंबर ऑफ चिलेट होता है डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी -1। जैसे यहाँ पे डोनर कितने हैं? 2 है, तो डोनर जितने होते हैं वही तो डेंटिसिटी होती है, 2 है, लेकिन इसमें रिंग कितनी बन रही है, एक ही बन रही है। मोनोडेंटेड में, मोनोडेंटेड डेंटिसिटी एक होती है, लेकिन वहां पे रिंग बनती नहीं है, रिंग बनती नहीं है तो वहां पे नंबर ऑफ चिलेट 0, 1 -1 0। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। कौन कौन से फैक्टर, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने के साथ भी जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CFS से। अगर चार्ज सेम है, मेटल अलग है, सेंट्रल मेटल,
तो डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके साथ भी डी के इलेक्ट्रॉन का शील्ड इफेक्ट कम होता है। जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ने के साथ साथ सी एफ एस बढ़ेगा। ग्रुप में है अगर मानो 3D 4D या 5D वाले, तो फिर 3D से 4D 4D से 5D, जेफ भी बढ़ता है। और जेफ बढ़ने से क्या बढ़ेगा, सी एफ एस। और अगर मान लो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जो डेल्टा नॉट वाला जो ऑर्डर होता है, सबसे वीकेस्ट आयोडीन, सबसे स्ट्रॉन्ग सीओ कार्बोनेट। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर चेंज करें, इसको हाइब्रिडाइजेशन की जगह कई बार ये भी पूछते हैं, अब फैक्टर ये भी आता था ज्योमेट्री, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर का सबसे हाई, फिर ऑक्टाइडल, फिर टेट्राइडल। ठीक। और चिलेट यहाँ बनेगा, चिलेट बनने से भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो ये भी आप याद रखते हो, जितनी ज्यादा चिलेट बनेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस होती है सीएफटी की, कुछ पॉइंट्स को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिमिटेशंस को देखेंगे। अब इनमें कई बार क्वेश्चंस क्या आते हैं, तो अगर एक दो अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए इन द फॉलोइंग विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, आपको फर्स्ट ऑप्शन बोल दिया जाए ये। फर्स्ट ऑप्शन ये देखा हो। अगर आपको इसमें से बोला जाए कि विच वन इज इनकरेक्ट, देखिए
फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें देखो लिगेंड अमोनिया 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 6 6 6 ऑक्टाइडल +3 +3 +3 मतलब क्या चेंज हो रहा है सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल में भी ये है 3D का, ये है 4D का, और ये आता है 5D। वही आयरन के नीचे आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे आता है निकल, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। तो ये नीचे ही आते हैं एक दूसरे के ग्रुप में आ रहे हैं। तो 3D से आधा 4D, 4D से आधा 5D। अभी मैंने बोला था पीछे आपको, तो यहाँ पे भी ऑर्डर यही दे रखा है 3D से ग्रेटर देन 4D, तो 4D से ग्रेटर देन 5D, है ना। 4D से आधा 5D का। सेकंड वाले में कुछ भी नहीं दे रखा, मैंने मतलब लिखा नहीं, भूल गया। यहाँ पे ये दे रखा था मान लो, तो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी 6 है, ये 3 है, लेकिन ये बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड में 3 × 2 6, कोऑर्डिनेशन में 6 है, चार्ज भी सेम है। बट एथिलीन डाइएमीन जो है उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि इसमें ये बाइडेंटेड है, चीलेट का फॉर्मेशन करता है, चीलेट का, रिंग का, तो ये मोर स्टेबल है। थर्ड की बात करके अपन करेंगे। थर्ड निकल, निकल, ये भी निकल, डीएमजी, डीएमजी दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब ये मोर स्ट्रॉन्ग क्यों है, या ये मोर स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे ये भी बाइडेंटेड, बाइडेंटेड इंटू 2, इसका भी कोऑर्डिनेशन 4, यहाँ पे 4। तो ये हमें थोड़ा अभी तक जो पीछे वाली स्टडी जो है, पीछे कहीं पर डीएमजी कहीं पर आया है तो वहां हो सकता है, अभी यहाँ पे नहीं था। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आयरन साइनाइड 6 - 3, यहाँ आपके चार्ज आएगा +3 मेटल का, सेंट्रल मेटल का देखिए, तो यहाँ -4, तो यहाँ आपके चार्ज आएगा +2। तो सेंट्रल मेटल का चार्ज यहाँ +3 आ रहा है। जहां सेंट्रल मेटल का चार्ज हाई रहेगा, उसका जैफ हाई रहेगा, वो कैटायन एनायन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, पोलराइजेशन मोर करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ेगी, डोनेशन मोर होगा, लिगेंड का डोनेशन मोर होगा तो एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगा, तो एनर्जी में चेंज ज्यादा आएगा तो फिर स्प्लिटिंग एनर्जी हाई मिलेगी। तो ये भी सही है। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में ये जो डीएमजी है, उसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, डीएमजी जो होता है निकल डाई मिथाइल, इसकी स्ट्रेंथ होती है डाई मिथाइल, ग्लाइकोल का थोड़ा सा इसमें इसकी स्ट्रेंथ बनने में योगदान रहता है, तो ग्लाइकोल से ये दोनों कार्बन आते हैं। यहाँ एक रहता है ऊपर O-, एक रहता है OH। नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का 1 2 3 4 5, किलोन पर इधर, किलोन पर भी इधर, तो इसको बोला डाई मिथाइल ग्लाई। और केमिस्ट्री में जब भी C डबल बॉन्ड NOH या C डबल बॉन्ड NOH हो, उसको बोलते हैं अपन ऑक्साइन। ऑर्गेनिक में मिलेगा आपको। यहाँ पे भी ये जो है नाइट्रोजन लोन पे आपको दे रहा है, यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, यहाँ आप देख सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर भी मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीचे भी मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी एक रिंग यहाँ दिख रही होगी, एक रिंग ऊपर, 2 रिंग, और 2 रिंग ये रही। ये रिंग कितने मेंबर्ड, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड इधर, 5 मेंबर्ड इधर, 5 मेंबर्ड 2 रिंग बनती है। और ऊपर वाले देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 2 रिंग बनती है, 6 मेंबर्ड,
2 रिंग बनती है डोनर डेंटिसिटी का, टोटल 4 रिंग बनने के कारण, और डीएमजी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, रिंग फॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण डीएमजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि यहाँ क्या बोल रखा है इसको, तो ये इनकरेक्ट था, बाकी सारे क्या थे, सही थे। इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो आज अपन यहाँ पे रखते हैं, जो भी सी एफ एस की जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की फैक्टर तक, और इसके अलावा हमने ये भी देखा सी एफ टी टेट्राइडल में भी, और सी एफ टी हमें किससे ऑक्टाइडल और किसमें स्क्वायर प्लेनर में, और ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इनमें कुछ एक एप्लीकेशन रहते हैं, जैसे सी एफ टी के बेसिस पर ऐसा भी रहता है, ये भी सी एफ टी एक्सप्लेन कर देता है कि कंपाउंड जो होते हैं, एप्लीकेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पूछा गया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड और कलरलेस कैसे पता चलता है, तो ये सीएफटी में थोड़ा पता चलता है कि अगर कोई ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है और चाहे टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, आपको अगर ये बोला जाए कि ये टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम +3, ये कलर्ड है कि कलरलेस है, तो टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम आता है 22 पे आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d2 4s2। ओके, चार्ज कितना है +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक यहां से, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया 3d1। लिगेंड कितने हैं 6, ऑक्टाइड्रल, ऑक्टाइड्रल में सीएफटी कहता है कि ये स्प्लिट होगा T2G और EG, और T2G में एक इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा अनपेड। तो अगर कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो या डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो, उसमें अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड मिलता है, अनपेड, तो अनपेड अगर मिलेगा तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी क्या होगी इंक्रीज, इंक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहा जाएगा हायर, तो वो हायर में जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो हायर एनर्जी में थोड़ा कम स्टेबल होता है, तब ये वापस अगर ग्राउंड स्टेट में आता है स्टेबल होने के लिए, तो अगर ये रिटर्न अगर होता है, रिटर्न, तो ये कुछ एनर्जी इमिट करेगा, तो वो एनर्जी इमिट इन द फॉर्म ऑफ कलर, तो बोल सकते कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर को थोड़ा सा ऐसे याद रखते आप, अगर मान लो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज रेड एंड पर्पल, तो जो एब्जॉर्ब होगा, जैसे ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है जिस लाइट का, ये एब्जॉर्प्शन किस पर डिपेंड करता है, ये एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है जितना लिगेंड स्ट्रांग होगा, और लिगेंड का स्ट्रांग होना या वीक होना वो डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अगर हाई होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा, और एब्जॉर्प्शन हाई होगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी कम, एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन की अगर वेवलेंथ कम हो तो किसके पास होती है, वॉयलेट, इंडिगो या ब्लू, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा जस्ट सामने वाला हो। तो
CFT ने ये एक्सप्लेन किया कि जब D के 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे, अगर वहां पे कहीं पे भी एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाता है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा, जिसको अपन बोलते हैं DD ट्रांजिशन। इफ excited electron return to in original state, that time energy release in the form of color। तो कलर की फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा, और कौन सा कलर मिलेगा ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे। लिगेंड की स्ट्रेंथ हाई होगी तो एब्जॉर्प्शन हाई होगा, हाई एनर्जी का। वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ जब कम होगी एब्जॉर्प्शन वाली, तो इमिशन वाली ज्यादा होगी। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज अपन यहां तक देखते हैं, ये एक एप्लीकेशन होता है किसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, और क्या ड्रॉबैक रहते हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, और भी अगर आपको जानना हो तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।